दोस्तों, जब भी कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है तो वाइफ एक कॉमन एलिगेशन लगाती है कि मेरे हस्बैंड और उसके परिवार वालों ने मुझसे दहेज की मांग करी है, मेरे साथ क्रूअल्टी करी है और सेक्शन 498 की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। ये आजकल का ट्रेंड बन गया है कि पति से या सास ससुर से कहा सुनी हुई तो बस पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवा दो और इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इस तरह के एलिगेशंस फर्जी पाए जाते हैं और अल्टीमेटली एफआईआर क्वॉश हो जाती है या एक्विटल मिल जाता है या राजीनामा हो जाता है। कुछ ही केसेस होते हैं जहां पर एलिगेशंस प्रूव होते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में डिटेल्ड गाइडलाइंस देते हुए क्लियर करा है कि यह भी बताया है कि अब आने वाले समय में जो लॉ आ रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस जरूरी हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एडवोकेट पुनीता जोशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लॉ फैक्टो। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 498A की फर्जी एफआईआर के बारे में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस पर रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। सबसे पहले केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। केस का नाम है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024। अगर आप पूरा जजमेंट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब हुआ कुछ यूं कि साल 2008 में हस्बैंड वाइफ की शादी होती है, फिर धीरे धीरे डिस्प्यूट बढ़ता है। तो साल 2021 में वाइफ अपने हस्बैंड अचिन गुप्ता और उसके पूरे परिवार वालों के खिलाफ अपने नजदीकी थाने में 498A की एक एफआईआर दर्ज कराती है और ये एलिगेशन लगाती है कि मेरे हस्बैंड और उसके परिवार ने मिलकर मुझसे काफी पैसा मांगा है, मेरे साथ क्रूअल्टी करी है, मेरे से दहेज मांगा है, मुझे दहेज के नाम पर परेशान किया गया, मेरा मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट किया गया। इनफैक्ट मेरी जो सैलरी आती थी वो भी मुझसे ये लोग ले लेते थे और मुझे नहीं देते थे और हर तरीके से मुझे परेशान किया गया है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब उनके कंक्लूजन पे पहुंचती है तो यह पाती है कि हस्बैंड ने तो क्रूअल्टी करी है, यानी कि हस्बैंड ने तो दहेज के लिए उनको परेशान किया है, लेकिन उनके बाकी फैमिली मेंबर्स का उनमें कोई रोल नहीं है और अल्टीमेटली पुलिस हस्बैंड के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देती है और बाकी लोगों के खिलाफ समरी लगा देती है। अब दोस्तों, इस बात से परेशान होकर अल्टीमेटली हस्बैंड यानी अचिन गुप्ता पहुंचते हैं हरियाणा हाईकोर्ट में वो 482 की पिटीशन लगाते हैं एफआईआर क्वॉश करने की। दोस्तों, यहाँ पे ये भी एक लॉ बता देती हूँ कि जब भी कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है और आपको लगता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी है उसमें भी कोई तथ्य आपके लिए नहीं लिए गए हैं और गलत फाइल की गई है, तो आप अपने स्टेट हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी की पिटीशन लगाकर उस एफआईआर और प्रोसीडिंग्स को क्वॉश करवा सकते हैं। अचिन गुप्ता ने भी हाई कोर्ट में यही करा और ये कहा कि मेरे खिलाफ ये झूठी एफआईआर है और जो चार्जशीट पेश की गई है वो भी मनगढ़ंत तथ्यों पर दर्ज की गई है और इसको क्वॉश कराया जाना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट इस एफआईआर को क्वॉश नहीं करती है और कहती है कि प्राइमा फेसी हमको लगता है कि ऑफेंस हुआ है तो ट्रायल तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। अब इस बात से अग्रीव्ड होकर अचिन गुप्ता पहुंचते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इंडिया और अपना ग्राउंड रखते हुए कहते हैं कि जब शादी 2008 की है और 2021 में एफआईआर दर्ज कराई गई है, अगर मैंने दहेज के लिए उसे इतना ही परेशान किया है तो इतने साल तक उसने वेट क्यों किया, और वो भी अब जब 2019-20 में मैंने उसके खिलाफ डिवोर्स पिटीशन डाली है या जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा डाला तब डाला जब उसको नोटिस मिल गया है मेरे उस वाले केस में जिसका काउंटर ब्लास्ट के लिए ये एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए ये एफआईआर चलने योग्य नहीं है। दूसरा उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि एफआईआर में जनरल एलिगेशंस लगाए हैं कि मैंने उनको दहेज के लिए परेशान किया है। अगर ऐसा ही कुछ हुआ होता तो वो स्पेसिफिक डेट या स्पेसिफिक इंसिडेंट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती। वही वाइफ की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट हुए थे कि उनका यही कहना था कि मुझे बहुत ही परेशान किया गया है, मेरी सारी बातें मैंने लिख दी हैं, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो बिल्कुल सही किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए 3 मेन ग्राउंड हैं। सबसे पहला, हम हस्बैंड की बात से सहमत हैं कि इतने सालों तक आपने वेट क्यों किया, एफआईआर में डिले करने का क्या कारण था जिसका आपने कोई रीजन नहीं दिया। 2019-20 में जब आपके खिलाफ डिवोर्स पिटीशन या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं, आपको नोटिस रिसीव हो जाता है, उसके बाद भी आप 11 महीने तक वेट करते हैं और फिर जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जो इस बात को शो करता है कि सिर्फ काउंटर ब्लास्ट के लिए ही इस एफआईआर को दर्ज कराया गया है। दूसरा ग्राउंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये देती है कि जब भी आप किसी के खिलाफ कोई एलिगेशंस लगाते हो या कोई एफआईआर दर्ज भी कराते हो या आपके साथ कुछ गलत हुआ भी होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी ना किसी डेट पे कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा, तभी आप एक स्पेसिफिक एलिगेशन लगाओगे।
फॉर एग्जाम्पल, उसने इस तारीख को इतने बजे मेरे साथ ये इंसिडेंट किया या मेरे से इस तरह से पैसे मांगे। आप ये जनरल एलिगेशन नहीं लगा सकते हो कि पूरे परिवार ने मिलकर मुझे दहेज के लिए परेशान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एक के बाद एक कई सारे जजमेंट्स दिए हैं जहां पे हम इस बात को बोलते आए हैं कि देयर हैज टू बी स्पेसिफिक एलिगेशंस, नॉट जनरल एलिगेशंस। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानती है कि ये एफआईआर गलत है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जब अब जनरल एलिगेशन पूरे परिवार के खिलाफ हो तो या तो सबका रोल होता है या किसी का रोल नहीं होता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कैसा कर सकती है कि हस्बैंड को तो ऑफेंडर मान लिए लेकिन बाकी को नहीं माने, या तो वो सबको मानते या किसी को नहीं मानते। इसका मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि हमें लगता है कि ये एफआईआर गलत तथ्यों पर दर्ज कराई गई है, सिर्फ एक काउंटर ब्लास्ट है, जनरल एलिगेशंस हैं, इसलिए हम इस एफआईआर को क्वॉश करते हैं और इनके खिलाफ अब कोई मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट इससे आगे अपना कंसर्न शुरू करते हुए कहती है कि 498A में मोस्टली मुकदमों में वाइफ अपने घर वालों और अपने पर्सनल डिस्प्यूट सेटल करने के लिए छोटी बात को लेकर वो लेडी या तो वो वाइफ पहुंच जाती है पुलिस थाने में, और जब वो पुलिस थाने में पहुंच जाती है तो रिकंसिलिएशन की भी संभावना नहीं होती है, क्योंकि अब हस्बैंड को लगता है कि जब तुम थाने चली ही गई हो तो अब या थाने में या तो कोर्ट में सेटल करो। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अब वो ट्रेंड बदलना पड़ेगा। हमने कई सारे जजमेंट्स दिए हैं, हाईकोर्ट को भी अब सजग होना पड़ेगा। अब हर छोटी बात के लिए आप 498A की एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हाईकोर्ट में उस एफआईआर को क्वॉश करानी चाहिए। 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं। अगर उन्हें लगता है कि हस्बैंड या उसके परिवार वालों के खिलाफ अगर मैलिशियसली एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उसको क्वॉश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जाते जाते एक बात और कही कि 1 जुलाई 2024 से, क्योंकि नया कानून आने वाला है भारतीय न्याय संहिता, उसमें 498A का सिर्फ और सिर्फ सेक्शन चेंज किया है जो कि है 85 और 86। बाकी लेजिस्लेचर में उसमें एक भी वर्ड नहीं चेंज किया है, एज इट इज उसको रिप्रोड्यूस किया गया है। तो हमारा ये मानना है कि इसके बारे में सोचिए और चेंजेस लाइए। जो हमने प्रीति गुप्ता में जजमेंट में बहुत सारे चेंजेस बताए हैं उनको लेकर आप अमेंडमेंट्स कीजिए और नया कानून इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो पहली बात हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है कि अगर आपके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में डिले है तो वो एक मेजर ग्राउंड बन सकता है एफआईआर को क्वॉश करवाने का। और अगर आपने अपनी वाइफ के खिलाफ पहले से ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स की हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें नोटिस या समन्स रिसीव होने के बाद अगर वाइफ एफआईआर करती है तो वो ग्राउंड आपके लिए बहुत अच्छा बन सकता है। और दूसरी जो बात हमको सीखने को मिलती है कि आपके खिलाफ ऐसी कोई एफआईआर दर्ज है जहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट या इंसिडेंट नहीं है तो आप उसको ग्राउंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी इस तरह की एफआईआर होती है तो इस जजमेंट को पढ़ लेना बहुत ही काम आने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।